बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने चर्चा की थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जीवाश्मी ईंधन या फिर ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और इसी के साथ साथ बायोगैस और पवन ऊर्जा का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, किस तरह से इनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में कि ये कौन से स्रोत हैं जिनका उपयोग तकनीकी की सहायता से ही संभव हो पाया है। पुराने समय से हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आज वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत क्यों रखा गया है। तो देखिए, वैकल्पिक हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनके विकल्प के तौर पर हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या नाम दिया इसका, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का हम पुराने समय से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्रोत हैं ये ऊर्जा के नए नए स्रोत हैं जिनका उपयोग हम तकनीकी की सहायता से ही कर पाते हैं। जब तकनीकी का विकास नहीं हुआ था तो हम ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हमारे पास में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत मौजूद हैं तो फिर इन वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की खोज करने की हमें क्या आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में उन्नति होती जा रही है तो हमारी ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होती जा रही है। दिन प्रतिदिन लगातार हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो रही है और हमारी जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। मानव लगातार अपना विकास करते जा रहा है तो जीवन शैली में भी हमारे परिवर्तन आ रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग करने लगे हैं। आपने ये अनुभव भी किया होगा कि पुराने समय में जो काम बिना मशीनों के द्वारा होते थे उन कामों को करने के लिए भी हम आजकल मशीनों का उपयोग करने लगे हैं। जैसे कि पुराने समय में जब कुएं से पानी निकालना होता था तो क्या करते थे, बाल्टी और रस्सी की सहायता से हम कुएं से पानी बाहर निकालते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, तकनीकी आती जा रही है, तो हम क्या करने लगे हैं, आजकल मोटर का उपयोग करने लगे हैं कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए। तो हमारी जो जीवन शैली है, हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं और हम ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करने लगे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो गई है तो ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता भी अधिक होने लगी है। तो इसीलिए हमें उपलब्ध एवं ज्ञात ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है। जो ऊर्जा स्रोत हमारे पास में पहले से मौजूद हैं उनकी हमें क्या करना पड़ेगा, दक्षता बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा और इसी के साथ साथ हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता भी है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनका उपयोग अधिक से अधिक कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा भी क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और इसके उपयोग के लिए हमें तकनीकी की आवश्यकता लेनी होती है। देखिए, हम जानते हैं कि सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है। सूर्य से हमें विकिरणों के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। जो सूर्य की ऊर्जा है वो हमें लगातार उपलब्ध होती रहेगी। तो सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों तक पहुंच पाता है। बहुत कम मात्रा जो है वो ही पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाती है और इसका भी लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है। सूर्य बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है, लेकिन इसका
कुछ ही भाग पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाता है, और जब वो वायुमंडल से होकर अंदर आता है तो लगभग आधा भाग जो है वो इसका अवशोषित हो जाता है, और जो शेष भाग है वो ही पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। यानी कि सूर्य जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है उसका बहुत थोड़ा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, और इस ऊर्जा का उपयोग हम एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो सर्वसम परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियां हैं, इनके अंदर परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत पृष्ठ की तुलना में जो काला पृष्ठ है, कृष्ण पृष्ठ है, ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। आपने इसको अनुभव भी किया होगा कि जब हम काले रंग के कपड़े पहनते हैं या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ है अथवा श्वेत पृष्ठ है उसकी तुलना में जो काला रंग है वो ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करता है। तो सौर कुकरों तथा सौर जल तापकों की कार्यविधि में इसी गुण का उपयोग किया जाता है। तो जो सौर कुकर होते हैं या जो सौर जल तापक होते हैं इनमें अंदर काले रंग से पेंट किया जाता है ताकि ये ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण कर सकें। तो सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, जो क्या करेगा, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे इनका ताप और अधिक उच्च हो जाता है। जो सौर कुकर है उसमें हम क्या करेंगे, खाना पकाएंगे, तो खाना पकाने के लिए ये आवश्यक है कि उसका ताप अधिक हो। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनमें दर्पण का उपयोग करते हैं, और ये दर्पण क्या करेंगे, सूर्य की जो किरणें हैं उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे कि उस बिंदु का ताप अधिक हो जाता है और भोजन आसानी से पक जाता है। देखिए, कुछ इस तरह का होता है सौर कुकर। इसमें अंदर क्या किया हुआ है, देखिए काले रंग से पेंट किया हुआ है ताकि ये अधिक विकिरणों को अवशोषित कर सके, और इसके ऊपर जो है कांच की शीट लगाई जाती है, जिससे हमें अंदर भोजन कितना पक चुका है उसका भी पता चलता रहता है। इस कांच की शीट में से हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए एक दर्पण लगा हुआ है जो क्या करेगा, जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें फोकसित करेगा। तो सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन लगा होता है जिससे हम आसानी से अंदर देख सकते हैं। तो ये युक्तियाँ दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उपयोगी होती है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सूर्य की किरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो दिन में ही हमें सौर विकिरण उपलब्ध हो पाएगा, रात में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो युक्तियाँ हैं ये कुछ निश्चित समय पर ही उपयोगी होती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पार पाया जा सकता है। जब हमें सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सौर सेलों का उपयोग कर सकते हैं। ये सौर सेल क्या होते हैं, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आपने देखे होंगे सौर पैनल कई जगह पर उपयोग में लिए जाते हैं, जिनमें क्या किया जाता है, दिन के समय जो सूर्य की विकिरण है उनको ये इकट्ठा करते हैं और फिर इस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो इन सौर सेलों का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धूप में रखे जाने पर किसी प्ररूपी सौर सेल में 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है। यानी कि जब हमने क्या किया है, किसी टिपिकल सौर सेल को हमने धूप में रख दिया है तो 0.5 से 1.5 वोल्ट जो है वो इससे उत्पन्न हो जाती है, और लगभग 0.7 वाट जो है वो विद्युत हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में हमने क्या कर लिया, सौर सेलों को संयोजित कर लिया है। ये तो हमने बात की एक सौर सेल की। जब हमने बहुत सारे सौर सेलों को एक साथ संयोजित कर लिया है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, सौर पैनल कहलाती है। कुछ इस तरह के सौर पैनल होते हैं जिनमें क्या किया, बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित कर दिया जाता है और उन्हें जो है किसी आनत तल पर लगाया जाता है, तिरछे तल पर लगाया जाता है, ताकि जो सौर विकिरणें हैं वो इस पर अधिक से अधिक गिर सके। तो ये जो सौर सेल हैं इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है और इनका रख रखाव सस्ता होता है। कोई भी इनमें गतिमान पुर्जा नहीं है जो निकल सके या टूट सके, और इनका जो रख रखाव होता है वो भी सस्ता होता है तथा ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। इनमें हमने कोई दर्पण आदि भी नहीं लगाया है, फोकसन के लिए भी हमने कोई विशेष युक्ति इसमें नहीं लगाई है, और फिर भी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं।
और इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं कि एक तो इनका रखरखाव आसानी से किया जा सकता है और इनमें किसी फोकस एंड युक्ति की भी हमें आवश्यकता नहीं है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ कैसे हैं, बहुत ही दूर हैं, अगम्य हैं, जहाँ बिजली के केबल हम नहीं बिछा सकते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई जगह घरों की छतों पर भी इस तरह के सौर पैनल लगाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, सूर्य की किरणों को फोकसित कर लेते हैं और फिर उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। इसी के साथ साथ इन्हें ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। जहां पर दूर दूर बसे हुए गांव हैं, बहुत छितरे हुए हैं, तो वहां पर यदि केबल बिछाई जाएगी तो ये अत्यंत खर्चीला होगा। तो इसीलिए क्या कर दिया जाता है, वहां पर इस तरह के सौर पैनल लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वहां पर भी विद्युत उपलब्ध हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सौर सेल की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि इनका रखरखाव आसान है, इनकी लागत भी कम है, तो ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ में कुछ सीमाएं भी जुड़ी हुई है। देखिए सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करें, हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। सिलिकॉन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सौर सेलों को बनाने के लिए हम जिस विशिष्ट सिलिकॉन का उपयोग करते हैं उसकी उपलब्धता सीमित है। सौर सेल बनाने के लिए एक विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जिसकी उपलब्धता सीमित मात्रा में है। तो इसीलिए सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया बहुत महंगी है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है ये कम उपलब्ध होता है, इसलिए महंगा होता है। तो ये जो सौर सेल है, इनके उत्पादन की प्रक्रिया थोड़ी महंगी होती है। इसके अलावा सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर यानी कि चांदी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण लागत में और अधिक वृद्धि हो जाती है। देखिए चांदी भी क्या है, मूल्यवान धातु है, ये भी महंगी होती है। तो जब इन सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है तो उसके लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। अब चांदी महंगी है, तो इसीलिए इन सौर पैनल की लागत और अधिक बढ़ जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इनकी लागत भी अधिक है और दक्षता भी इनकी कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ करते हैं हम सौर सेलों का प्रयोग? मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे कि मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। जो मार्स ऑर्बिटर हैं या फिर जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, उनमें इन सौर सेलों का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसके अलावा रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों या फिर जो सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्र हैं, इनमें सौर सेल पैनल उपयोग में लिए जाते हैं। अभी भी हमने बात की थी कि बहुत जो सुदूर क्षेत्र हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं होता है, कठिन होता है, वहां पर इन सौर पैनल को स्थापित कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्र, जो मोबाइल फोन्स आदि हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्कों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। जो कैलकुलेटर हैं या बहुत सारे खिलौने हैं, उनमें सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आनत छतों पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। इन्हें इस तरह से सीधा नहीं लगाया जाता है, बल्कि इस तरह से आनत तल पर लगाया जाता है, ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर विकिरण जो है वो आपतित हो सके। इन्हें थोड़ा तिरछा लगाया जाता है। तो इस तरह से हम सौर सेल पैनल की सहायता से जो सौर विकिरण है उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सौर ऊर्जा है, ये भी क्या है, हमारे लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऊर्जा स्रोत की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है समुद्रों से ऊर्जा हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो समुद्रों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है या फिर महासागरीय तापीय ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में, किस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं और कैसे हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, घूर्णन गति पृथ्वी पर
मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों के अंदर जल का जो स्तर है वो चढ़ता और गिरता रहता है। किस कारण से हो रहा है ये? चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। पृथ्वी तो अपनी जगह पर घूर्णन कर ही रही है, इसके साथ साथ चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव होता है। इस कारण से समुद्रों के अंदर जो जल स्तर है वो चढ़ता और गिरता रहता है। तो समुद्र में जल के स्तर में उतार चढ़ाव की परिघटना को ही हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। किस तरह से इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? देखिए, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किनारे क्या करना है हमें? किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। हमने क्या किया है? सागर के किनारे पर बांध बना दिया है और उससे अब हम क्या करेंगे? टरबाइन को घुमाएंगे और फिर हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। टरबाइन घूमता है इस ज्वारीय ऊर्जा के कारण और टरबाइन क्या करेगा? जो विद्युत जनित्र है वो इस ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त हो रही है? समुद्रों से प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा स्रोत। तो आगे है तरंग ऊर्जा। तो ये तरंगे भी कहाँ उत्पन्न होगी? समुद्र में उत्पन्न होती है। किस तरह से इनका उपयोग करते हैं? देखिए, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उत्पन्न होती है, बहुत ही प्रबल तरंगे उत्पन्न होती है, उनका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। उन तरंगों में क्या है? गतिज ऊर्जा है, जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न होती है। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे अधिक प्रबल हो। देखिए, महासागरों का जो पृष्ठ है वहां पर प्रबल तरंगे उत्पन्न होती है और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो तरंग ऊर्जा है उसका उपयोग हम वहीं पर कर पाएंगे जहां तरंगों की प्रबलता अधिक होगी। तो तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियों के द्वारा टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस तरंग ऊर्जा को अलग अलग युक्तियों के द्वारा ट्रैप किया जाता है और फिर इसकी सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये जो तरंग ऊर्जा है ये भी हमें किससे प्राप्त हो रही है? समुद्रों से प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें हम महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्या है ये महासागरीय तापीय ऊर्जा? देखिए, समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य के द्वारा तप्त हो जाता है। जो पृष्ठ का जल है, ऊपर सतह का जल है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण कैसा हो जाएगा? तप्त हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। जो नीचे गहराई पर जो जल है वो कैसा होगा? अपेक्षाकृत ठंडा होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाएगी। तो ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? OTEC विद्युत संयंत्र, इनमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर? ताप में अंतर का उपयोग कर रहे हैं। सतह के जल का ताप अधिक है जबकि गहराई में जो जल है उसका ताप कम होता है। तो इस ताप में अंतर का उपयोग ही हम यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर ये जो OTEC विद्युत संयंत्र हैं ये तभी प्रचालित होते हैं, तभी ये कार्य कर पाते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल के ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। यानी कि पृष्ठ पर जो जल है उसमें और 2 किलोमीटर नीचे गहराई में जो जल है उनके ताप में अंतर कितना होना चाहिए? कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर उनमें होना चाहिए, तभी ये जो OTEC विद्युत संयंत्र है ये कार्य कर पाते हैं। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। जो ऊपर का जल है वो कैसा है? बहुत अधिक तप्त है, बहुत अधिक गर्म है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है और इसके द्वारा जो द्रवों की वाष्प बनती है उससे क्या किया जाता है? जनित्र की टरबाइन को घुमाया जाता है। भाप के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऊपर का जो जल है वो कैसा है? गर्म है, तो उसके द्वारा वाष्पशील द्रवों को गर्म किया जाता है और भाप उत्पन्न की जाती है और उसके द्वारा इन जनित्र के टरबाइन को घुमाया
जाता है। महासागरों की गहराई से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। यानी कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, पहले हम द्रव से वाष्प बना रहे हैं और फिर जो नीचे गहराई पर ठंडा जल है उसके द्वारा ये जो वाष्प है इसे वापस से ठंडा करके द्रव में संघनित कर दिया जाता है। तो बार बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो महासागर हैं उनसे हम अलग अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो महासागरों की जो ऊर्जा की क्षमता है वो बहुत ही अधिक विशाल है, बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन इनके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कई कठिनाइयाँ हैं। कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती है, जैसे कि ये जो संयंत्र है इनको स्थापित करने की लागत अधिक होती है। इसी के साथ साथ महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो ये जो संयंत्र हैं इनमें जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो बहुत अधिक संक्षारित हो जाते हैं, तो बार बार इन्हें बदलना पड़ता है। तो इसीलिए इनका जो रख रखाव होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भूतापीय ऊर्जा की। किस तरह से भूमि के अंदर जो तापीय ऊर्जा है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। भूमि में जैसे जैसे हम नीचे गहराई में चले जाएंगे तो क्या होगा, ताप जो है वो बहुत अधिक बढ़ता जाएगा। तो कैसे हैं वो क्षेत्र, बहुत ही तप्त क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर जो चट्टानें पिघली हुई है ये ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। किसके द्वारा, भौमिकीय परिवर्तनों के द्वारा। धरातल में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जिसके कारण ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं ये ऊपर की ओर धकेल दी जाती है और ये कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं, क्योंकि कैसे हैं ये बहुत ही गर्म होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमि का जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जो भूमिगत जल है वो इन गर्म क्षेत्रों के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो भाप में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। कभी कभार इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग भी मिल जाता है। तो इन निकास मार्गों को क्या कहते हैं, हम गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर कि जो गर्म जल है वो पृथ्वी पर किसी किसी स्थान से बाहर आ जाता है, उसे बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। तो अब वो जल कैसा है, गर्म है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये जो भाप है ये चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहाँ पर दाब बहुत अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी भाप को हम निकाल लेंगे, किसकी सहायता से, पाइपों की सहायता से इस भाप को बाहर निकाल लेंगे और इस भाप का उपयोग हम विद्युत यंत्र की टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब नीचे भौमिकीय परिवर्तन हुए तो जो नीचे की पिघली हुई चट्टानें थी वो बाहर की ओर धकेल दी जाती है। क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही गर्म होते हैं इसलिए हम इन्हें तप्त स्थल कहते हैं। अब जब भूमिगत जल इनके संपर्क में आता है तो क्योंकि ये क्षेत्र बहुत गर्म है तो जल भाप में बदल जाता है और ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है। तो यहाँ पर दाब कैसा है, बहुत ही अधिक होता है। तो इस भाप को हम क्या कर रहे हैं, पाइपों की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो उच्च दाब पर निकली ये जो भाप है ये विद्युत यंत्रों की टरबाइन को घुमाती है और जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो संयंत्र हैं इनके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती है, लेकिन सीमा क्या है इसकी कि ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक होता है। हम हर स्थान पर जो है वो इस भूतापीय ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां पर इसका व्यवहारिक उपयोग संभव है। यद्यपि इसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो लागत है वो बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस भूतापीय ऊर्जा के उपयोग से संबंधित कई संयंत्र कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, इस भाग में हमने समझा ऊर्जा के कुछ नए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। चलिए अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया है
कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो सौर कुकर है वो क्या करेगा, सूर्य की किरणों को फोकसित करेगा। तो इसके लिए कौन सा दर्पण अधिक उपयुक्त रहेगा, अवतल दर्पण जो है वो अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है यह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे उस स्थान का तापमान बढ़ता है और भोजन पक जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। तो जब सभी विकिरणें उस एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है तो उस स्थान का ताप बढ़ जाता है और भोजन आसानी से पक जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। तो अभी हमने देखा था कि महासागरों से हमें ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन इनके उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हो सकती है, जैसे कि ऐसे बहुत कम स्थान है जहां ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बांध बनाया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग यदि हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, सागर के किनारे पर बांध बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत कम क्षेत्र होते हैं जहां पर हम बांध बना सकते हैं। इसके साथ साथ उत्पादन की तुलना में बिजली घरों की स्थापना की लागत भी बहुत अधिक है। उत्पादन इनसे इतना अधिक नहीं होता है, जबकि इनकी लागत बहुत अधिक होती है। महासागरों या समुद्र तटों में बने बिजली संयंत्रों को निरंतर उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि संक्षारण की संभावना बहुत अधिक होती है। तो महासागरों का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो वहाँ पर जो संयंत्र स्थापित किए जाते हैं उनका संक्षारण भी तेजी से होता है, तो इसलिए बार बार उन्हें बदलना पड़ता है। तो इसीलिए इनकी रख रखाव जो है उसकी लागत भी बहुत अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो हमने पढ़ा था भूतापीय ऊर्जा के बारे में कि जब क्या होगा, जो गर्म स्थल है वहाँ पर भूमिगत जल संपर्क में आएगा तो वो भाप में बदल जाएगा और इस भाप को ही उच्च दाब पर बाहर निकाला जाता है और विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, कि भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे जो गर्म क्षेत्र है वहां से पिघली हुई चट्टानें ऊपर आती है और ये तप्त स्थलों में फंस जाती है। जब भूमिगत पानी इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार भूपर्पटी के नीचे जो एकत्रित ऊर्जा है, जो उच्च दाब पर एकत्रित ऊर्जा है, उसका उपयोग जो है हम विद्युत उत्पादन में करते हैं और यही क्या कहलाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इस भूमिगत भाप को एक पाइप के माध्यम से टरबाइन तक लाया जाता है और फिर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से हम भूतापीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।